एक लड़की संतोष कुमारी जो कि जिला मुरादाबाद बिलारी की रहने वाली होती है, जिसकी उम्र महज 24 साल होती है। पढ़ती है, लिखती है और अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रही है। अचानक उसकी तबीयत खराब होती है और उसके बाद डॉक्टर्स उसे मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद जब उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, जब उसकी जो एक अंतिम चिता होती है उसमें अग्नि देने वाले थे, तभी जो चिता पर लकड़ियां रखी हुई थी वो गिरने लगती हैं और ये नज़ारा देखकर पूरा गांव चौंक जाता है। आइए जानते हैं कैसे हुआ था, क्या हुआ था इस लड़की के साथ, क्या ये करती थी, कैसी ये घटना है, कहाँ की ये घटना है। नमस्कार, मैं महक चौधरी। उम्मीद करती हूँ सब आप अच्छे होंगे और वीडियो के अंत में आप सभी का नाम लिया जाएगा जो जो वीडियो पर कमेंट करते हैं। ये कहानी को मैं लेकर आई हूँ, ये कहानी पुनर्जीवन की है, यानी कि मरने के बाद जीवित हो जाने की कहानी है और बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी है। ये कहानी शुरू होती है जिला मुरादाबाद के बिलारी से। यहाँ पर हरथला नाम का एक गांव होता है, उसमें एक परिवार है। परिवार की बड़ी बेटी जो कि बहुत मेहनत कर पढ़ाई करती है, पढ़ाई करके आगे बढ़ना चाहती है, आगे अपनी पढ़ाई करना चाहती है और यही सिलसिला उसके जीवन में चल रहा था। धीरे धीरे वक्त निकलता है और वो अब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है, मास्टर्स में एडमिशन करती है और एक जॉब पकड़ती है। जब वो जॉब करती है तो लगातार जॉब करना, उधर से पढ़ाई करना, ऊपर से घर का काम करना, तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है। जब उसकी तबीयत खराब होती है तो वो डॉक्टर्स को दिखाती है और डॉक्टर्स इस बात को इतना सीरियस नहीं लेते हैं, कहते हैं हो सकता है आप बहुत ज़्यादा काम करती हैं, सारे दिन एक्टिव रहती हैं, हो सकता है इसकी वजह से आपकी तबीयत खराब हो। और उसे नॉर्मल जो गोलियां होती हैं, कुछ विटामिन की गोलियां दे दी जाती हैं, कुछ वीकनेस की गोलियां दे दी जाती हैं और वो फिर से अपना वही शेड्यूल चला लेती है। एक दिन जब वो कॉलेज से पढ़कर आ रही थी और पढ़कर आने के बाद सैटरडे उसके जो जॉब थी वो नहीं हुआ करती थी और वो अपनी क्लास लिया करती थी और बाकी टाइम रात में बैठकर पढ़ाई किया करती थी। सुबह शाम जो वक्त होता अपनी माँ का हाथ बटाया करती थी, क्योंकि परिवार में वो दो लड़कियां थी, एक छोटी थी वो बड़ी थी। उसका पिता जो था वो एक जमींदार था, यानी खेतों में काम किया करता था। बचे टाइम में वो अपनी भैंसों को चराने के लिए लेकर जाता था। पहले समय में खेतों में भैंसों को चराया जाता था, शाम के वक्त घर पर लाया जाता था और फिर शाम के वक्त बहुत कम उन्हें चारा डाला जाता था, उसके बाद दूध निकाल लिया जाता था। वही समय था, ये सन 1989 की घटना है और ये परिवार बहुत अच्छे से जिंदगी जी रहा था। उस समय में जॉब करने वाली लड़कियां बहुत कम मिला करती थी। ये इस जिले से थी लेकिन ये अब दिल्ली में चली जाती है, क्योंकि इसका ट्रांसफर होता है और बहुत अच्छी से जॉब मिलती है और ये वहीं से अपनी नौकरी करने का अब सोचती है। अभी तक इसे कमजोरी थी लेकिन घर पर माता पिता थे, सुबह शाम ध्यान रखते थे, घर का दूध, घर का खाना, तो इसकी सेहत के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन उसे क्या पता था आगे क्या होने वाला है। अब वो दिल्ली में यही प्रोसेस करने लगती है। सैटरडे संडे गांव में आया करती, जहां गांव के पास शहर में इसने एडमिशन लिया हुआ था, उस कॉलेज में जाया करती, नोट्स कलेक्ट करती और फिर वापस चली जाया करती। बहुत हेक्टिक इसका शेड्यूल हो जाता है और उस दौर में लड़कियां बहुत कम जॉब किया करती थी। लेकिन ये लड़की एक लड़के की तरह अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए चल देती है। नौकरी भी बहुत अच्छी मिलती है और उसी हिसाब से ये अपनी जिंदगी जीने लगती है। लेकिन एक दिन जब ये अपनी नौकरी से घर आ रही थी, यानी घर की तरफ, यानी सैटरडे था उस दिन, तो ये बेहोश हो जाती है। तुरंत इसके जो साथी होते हैं इसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, वहां पर इसे देखा जाता है, इसका ट्रीटमेंट चलाया जाता है। तो विटामिन की ज़्यादा कमी की वजह से ये हिलजुल नहीं पाती है और ये कुछ देर के लिए कोमा में चली जाती है। कोमा में जाती है तो डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन करीबन 3 घंटे कोमा में रहने के बाद अब ये इस दुनिया से चली जाती है। उस समय फोन गांव में एक आध दो व्यक्ति के पास रहा करता था और इस लड़की के पास फोन था, वो भी लैंडलाइन नंबर था और उसी पर इसके दोस्त फोन कर देते हैं। ये बात इसके पिता को पता चलती है तो मानो उसके लिए आसमान फट गया हो। साथ ही साथ माँ और पिता दोनों ट्रेन में बैठकर अब सीधे अपनी बेटी को लेने के लिए जाते हैं। वो लोग वहां से कहते भी हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से एम्बुलेंस में भिजवा देंगे, लेकिन वो पिता नहीं मानता है और वो पिता अब सीधा वहां पहुंच जाता है। वहां जाता है, अपनी बेटी को काफी जगाने की कोशिश करता है, बहुत रोता है और कहता है तू मेरी बेटी नहीं थी, तू मेरा बेटा था, ये भगवान ने मेरे साथ क्या किया। इधर वो माँ भी बहुत रोती है, लेकिन भगवान की करनी के आगे क्या हो सकता था।
डॉक्टर्स उसका डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं और अब उस गाड़ी एम्बुलेंस में उसे लिटाते हैं और वो माता पिता भी उसमें बैठकर गांव आ जाते हैं। गांव में आने के बाद वो देखते हैं, गांव में भी पता चल चुका था कि उनकी बेटी जो है वो पता नहीं किस बीमारी की चपेट में आई कि वो पहले कोमा में गई और अब इस दुनिया से चली गई है। इस बात को सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया था, क्योंकि पहले गांव में बहुत एकता हुआ करती थी। पहले एक कहावत थी, पड़ोसी के हाम हानि, यानी पड़ोस में अगर कोई हानि होती है तो उसे अपना समझना चाहिए। इसे देहाती भाषा में हम बोलते हैं, पड़ोसी के हान तो अपने ही जान। ये कहानी गांव में देहाती भाषा में लोग कहा करते थे। इस कहावत का हिसाब से वहां पर काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में लोग शोक मनाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। लेकिन अंतिम प्रक्रिया करनी थी, अब तक काफी घंटे गुजर चुके थे, क्योंकि माता पिता को जाने में भी वक्त लगता है, आने में भी वक्त लगता है और अब इसका अंतिम संस्कार होना था। सब चीज की तैयारी हो चुकी थी, इसकी अर्थी भी सज चुकी थी और इसकी गांव में पहले जो उपले होते हैं, गाय के गोबर से बनाए जाते हैं, भैंसों के गोबर से बनाए जाते हैं, उनकी चिता बनाई जाती है। वो चिता बनाई जाती है और अब उस पर इसे लेटाया जाता है। इसका पिता कहता है, मेरी बेटी बेटे से कम नहीं थी, मेरी बेटी का अंतिम संस्कार ऐसे नहीं होगा। वो उसी समय पर कहता है, मेरी बेटी के लिए चंदन की लकड़ियां लेकर आओ। अब उसके लिए चंदन की लकड़ियां, शहर दूर पड़ता था, कोई व्यक्ति जाता है, उस समय मोटरसाइकिल भी किसी किसी घर में हुआ करती थी और दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर जाते हैं और कुछ चंदन की लकड़ियां लाते हैं। इस लड़की को अब उस चिता पर लिटाया जाता है और इसके ऊपर लकड़ियां रखी जाती हैं और उस पिता को अब वो मसाल दे दी जाती है जिससे उसे अंतिम अग्नि देनी थी, जो घी में डुबाकर बनाई जाती है। वो पिता की आंखों से आंसू छलक रहे थे, लेकिन जो अंतिम प्रक्रिया थी वो करनी थी। जैसे ही वो उस मसाल को लेकर उसकी अंतिम परिक्रमा करता है, उसी दौरान वो लकड़ियां हिलने लगती हैं और वो चिता ढहने लगती है, यानी गिरने लगती है। वो पिता बड़ी ही उत्सुक आंखों से उस लाश की तरफ देखता है, यानी अपनी बेटी के शरीर की तरफ देखता है। चिता पर लेटी हुई थी तो वो अपने हाथ पैर हिलाने लगती है और वो लकड़ियां जब गिरती हैं तो पिता उस जो अग्नि की मशाल उसके हाथ में थी उसे छोड़कर दौड़कर अपनी बेटी के पास जाता है और उस बेटी को गोद में उठा लेता है। वो बेटी की आंखें खुल जाती हैं और कहती हैं, पापा आप क्यों परेशान हो, क्या हुआ था मुझे, मैं तो हॉस्पिटल में थी। क्योंकि जब उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया तो उसे पूरा याद था कि उसका इलाज चल रहा है, लेकिन उसके बाद वो यहाँ आ चुकी थी। अब पिता अपनी बेटी को उस चिता से नीचे उतारता है। गांव के कुछ लोग तो कहते हैं कि ये क्या हुआ, कुछ लोग वहां से भाग जाते हैं, लेकिन ज्यादातर समझदार लोग आसपास आते हैं और अब उस बेटी को वहां से उठाकर गांव में घर लेकर आते हैं। वो बेटी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, उसे कोई भी परेशानी नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक थी। पिता पूछता है, बेटा डॉक्टर को बुलाऊं या फिर डॉक्टर के पास लेकर जाऊं, अगर कोई कमजोरी महसूस हो रही है? तो वो बेटी कह देती है कि नहीं पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। संतोष अब एक बहुत ही संतोष की सांस लेती है, बहुत शांति से बैठती है और अपने मम्मी पापा को बड़ी गौर से देखती है और कहती है, भगवान ने मुझे दोबारा वापस भेजा है कि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं, तुम्हारा संरक्षण कर सकूं, क्योंकि भगवान ने हमें भाई नहीं दिया, भाई की जगह मुझे निभानी है, तो इतनी जल्दी मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती थी। जब ये शब्द वो बेटी बोलती है तो गांव के जितने भी लोग थे सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो माँ जो बिलक बिलक कर रो रही थी उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो उसे गले लगाती है और गले लगाने के बाद अब पूरा परिवार जो मातम में डूबा हुआ था, वो खुशी की लहर उस परिवार में, उस गांव में दौड़ जाती है। ये बात जब दिल्ली पता चलती है, जब गांव के ही फोन से वो जहां पर जॉब करती थी वहां पर बताती है, तो वो भी इस चमत्कार को मानते हैं और जो इसके ऑफिस में बॉस होते हैं वो स्पेशल गाड़ी करके और जो इसके कुछ जानकार होते हैं वो सभी गांव में आते हैं। करीबन 1 महीने की इसे छुट्टी दी जाती है और उसे 1 महीने की छुट्टी के बाद वो फिर दोबारा से अपनी नौकरी ज्वाइन करती है और फिर से अपने उसी स्ट्रगल में लग जाती है और अब इसकी मास्टर्स कंप्लीट हो जाती है और अब ये शादी करती है एक ऐसे लड़के से जिससे वो पहले ही कह देती है कि मुझे अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन की पूरी जिम्मेदारी निभानी है। अगर तुम मेरे साथ देते हो तो ही मैं तुमसे शादी करूंगी, अदरवाइज मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। वो लड़का सारी बात मानता है क्योंकि उस लड़के का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो उन माता पिता को अपना माता पिता मानता है और उस लड़की का पूरा सपोर्ट करता है क्योंकि वो लड़का भी खुद जॉब करता था और वो भी पढ़ाई करता था। दोनों पढ़ाई कंप्लीट कर चुके थे। एमए एमफिल उस जमाने में दोनों ने की
बहुत अच्छे से डॉक्टरेट की डिग्री उन्होंने ली, बहुत अच्छे से वो ज़िंदगी काटते हैं और अंत में अपने मम्मी पापा को भी वो दिल्ली जैसे शहर में लेकर जाते हैं, वहीं पर अपना घर बनाते हैं और वहीं पर बहुत अच्छे से वो ज़िंदगी काटते हैं। आज वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन ये कहानी जो संतोष जी ने मुझे बताई है, वाक़ई में एक चमत्कार से कम नहीं लगती। आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लगा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लोगों के साथ शेयर करिएगा। इन कहानियों को लाने का सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि आप लोग कुछ जागरूक हो सकें, इसीलिए मैं इन कहानियों को लेकर आती हूँ। किसी का भी दिल दुखाने का मेरा कोई भी इरादा नहीं होता है, बस कुछ जानकारियाँ होती हैं जो मुझे मिलती हैं, मैं आप सबके साथ साझा करती हूँ। जैसा भी आपको वीडियो लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत जल्द ऐसी ही कहानी के साथ आती हूँ। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है भूप सिंह सैनी जी, जो दिल्ली नरेला से हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है रामायण कुशवाहा जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं और एमपी यानी मध्य प्रदेश संगरौली से हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बिटिया कहकर संबोधित करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है मोहम्मद यासीन, जो कि लाहौर पाकिस्तान से हैं, बिटिया कहकर संबोधित करते हैं, बहुत अच्छे से वीडियो देखते हैं। आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पर, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहन कहकर सम्मानित करती हैं, बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, रेगुलर व्यूवर हैं, मोटिवेशनल कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सरयू बाला जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। अगला नाम आता है लखविंदर सिंह, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है आशा जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, नई जुड़ी हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है राजेंद्र सिंगला जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। बाकी जो नाम रह गए हैं वो अगली वीडियो में ज़रूर ले लिए जाएंगे। अपने कमेंट जारी रखें और आपके जैसा भी आपको लगता है आप कमेंट में लिखा करें, उन सभी कमेंट्स को मैं पढ़ती हूँ और जो मुझे लगता है मैं उनके सभी के जवाब ज़रूर देती हूँ, या तो मैं कमेंट में ही दे देती हूँ या फिर वीडियो में आकर ज़रूर देती हूँ। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि हम ऐसी ही वीडियोस लाते रहें। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, भगवान से यही दुआ करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।